हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो है हमारे भारत देश है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। तो हमारा जो देश है उसका आकार विशाल है, जिसके कारण इसका भौतिक स्वरूप में जो है विविधता पाई जाती है। कहीं कहीं ऊंचे विशाल पर्वत है तो दूसरी ओर जो है पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैला हुआ है। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है, और ये सभी स्थलाकृतियां सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं, और इसी प्रकार जो नदियां हैं वो पठारी भागों को काट छांट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। तो क्या है भारत की स्थलाकृति की खास बात, कि ये जो है सबसे पहले तो यह है कि यह त्रिभुजाकार है। दूसरा है कि इसकी जो स्थलाकृतियां हैं वो सभी जगह जो है एक समान नहीं है। कहीं पे क्या है कि कोई पर्वतीय भाग है, कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं पर घना वन है। तो इसी प्रकार कहीं अगर नदी है, पठारी भाग है, तो कहीं क्या है कि विशाल मैदान है, समतल स्वरूप है, और कहीं पे अगर दूर दूर तक क्या है कि डेजर्ट भी है, यानी कि रेगिस्तान भी है, और कहीं कहीं तो क्या है वो समुद्री तट भी है। तो भारत का जो वर्तमान भौतिक रूपरेखा है उसको तैयार होने में जो है करोड़ों वर्ष का समय लगा है, और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और विक्षेपण की जो है अहम भूमिका रही है। तो यहाँ एक ग्राफ से समझते हैं कि जैसे ये हिमालय है, तो हिमालय के पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो कश्मीर घाटी है, और उसके नीचे जो है गंगा सिंधु का मैदान है, और उसके थोड़ा नीचे जो है वो मालवा का पठार है, फिर उसके नीचे दक्कन का पठार है, और ये नीलगिरी है, और सबसे जो नीचे का पार्ट है वो है कन्याकुमारी, और उसके नीचे जो है हिंद महासागर है। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो भारत का मानचित्र है उसकी अवस्थिति को या उसकी स्थलाकृति को दर्शाने का कोशिश किया है। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया था, भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। और इस संदर्भ में क्या है कि कई सारे जो सिद्धांत जो है वो प्रचलित है, किंतु वर्तमान में क्या है कि अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उस पर सहमति दी है। और इस सिद्धांत में क्या खास बात है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है संपूर्ण भूपर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है, यानी कि अगर ये पूरा विश्व है तो इसमें ये जो है कई प्लेटों पे जो है वो विभक्त है, ऐसे अलग अलग तरह के। और इसी तरह जो भारतीय प्रायद्वीप का पठार है इसी जो है एक प्लेट का हिस्सा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ जो है एक कॉलम में इसको और भी डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया है कि प्लेट विवर्तनिक या फिर प्लेट टेक्टोनिक जो शब्द है उसका प्रयोग तूजो विल्सन ने 1965 में किया था। किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने 1967 में किया था, और शब्द का प्रयोग जो है 1965 यानी कि इसके जस्ट 2 साल पहले तूजो विल्सन ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी परपटी जो है वो 6 बड़ी और 9 छोटी छोटी प्लेटों में बनी हुई है। तो टोटल कितना हो गया, 9 6 15 प्लेट है ना। उसमें से 9 क्या है, 6 क्या है बड़ी है, और 9 जो है वो छोटी है। तो बड़े प्लेटों में कौन कौन से आते हैं, तो बड़ी प्लेटों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियाई या भारतीय भूखंड, दूसरा है अफ्रीकी भूखंड, तीसरा अमेरिकी भूखंड, चौथा यूरेशियाई भूखंड, और पांचवा प्रशांत भूखंड, और छठा जो है वो अंटार्कटिक भूखंड है। इसी प्रकार जो छोटे प्लेट है उसमें जो है अरेबियन, फिलीपींस, जुआन दुफुका, कोकोस, पांचवा नजका, छठा स्कैटिया, सातवां कैरिबियन, फिर सोमालिया, और सबसे आखिर में बिस्मार्क। तो ये जो प्लेट है वे धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र है जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं, और दो प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है, और ये वो खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड जो है वो कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात ये भाग जो है वो भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है।
प्लेटों की गति के कारण ही क्या होता है कि प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है और इस कारण जो है क्या होता है कि जो मोड़ वलन जिसे कहते हैं या भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय जो है वो क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक मानचित्र है, हम उसको देख लेते हैं कि भूपृष्ठ की जो मुख्य प्लेटें हैं वो क्या है। तो ये जो मार्क जो है ना, ये जो तीर जैसा निशान है, ये प्लेट के गति की दिशा को दिखा रहा है कि कैसे जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट किस ओर जा रहा है। तो ये इस ओर जा रहा है, वहीं दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है वो इस ओर जा रहा है और अफ्रीकी प्लेट भी जो है इस ओर खिसक रहा है। वहीं जो विनाशकारी प्लेट, तो यहाँ पे जो है जो विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा और अनिश्चित प्लेट सीमा को दर्शाया है। तो ये जो डॉट डॉट है ये जैसे अनिश्चित प्लेट सीमा को दर्शाया है। तो आगे है कि इन प्लेटों की गतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। और कुछ प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के करीब आती है और विनाशी प्लेट सीमांत का जो है वो निर्माण करती है। कुछ प्लेट तो ऐसे भी है जो एक दूसरे से दूर जाती है और तब जो है निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। परंतु जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। यानी कि एक प्लेट यहाँ ये है और इसके ऊपर से जो है एक और प्लेट रगड़ खाती हुई इधर उधर से जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। और जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो ये टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट जो है फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। और इन प्लेटों में क्या होता है कि लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की जो वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी जो है इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, यहाँ पे एक कॉलम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों यानी कि 4 एरा में बांटा गया है। पहला तो है अजैविक जिसे एजोइक कहा जाता है। दूसरा पूरा जीव या प्रारंभिक, इसे पैलेजोइक या प्राइमरी कहा जाता है। तीसरा जो है मेसोजोइक या सेकेंडरी है और इसे मध्यजीव या द्वितीय कहते हैं। और चौथा जो है जो सबसे नया और नूतन जीव या काइनोजोइक कहा जाता है। और पुनः इन्हें कल्प या कल्प मतलब जो पीरियड होता है ना, उसे कल्प में बांटा गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है और ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग जो है वो 55 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो समाप्त हुआ। तो ये जो है पृथ्वी का जो है किस तरह से पृथ्वी के पूरे आयु को 4 पीरियड्स में बांटा गया है उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे क्या है कि भारत जो है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था और ये क्या था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत जो है कौन सा लैंड का या फिर कौन से प्लेट का भाग था। तो ये जो है भारत वो गोंडवाना लैंड का भाग था और इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो है क्षेत्र शामिल थे। और संवहनीय धाराओं ने क्या कहता है कि भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। तो ये गोंडवाना लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड जो था एक बहुत बड़ा सा जो है जो प्लेट था और इसी प्लेट में क्या था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये सब एक ही प्लेट में शामिल थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि संवहनी धारा के कारण ये सब के अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया और भारत क्या वो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अफ्रीका जो है वो अलग हो गया और अमेरिका जो है वो दक्षिण अमेरिका जो है वो एक अलग हो गया। तो भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने सबसे अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराए। तो जो गोंडवाना लैंड से जो ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो वो जाके फिर किससे टकरा गया, जो यहाँ पे एक बगल में यूरेशियन प्लेट था उससे जाके टकरा गया और उससे जाके चिपक गया। और इसी प्रकार लगभग कितना 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प में मतलब ओलिगोसिन पीरियड में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो था टेथिस भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में बलन पैदा हुआ। यानी कि जो टेथिस जो माउंटेन है ना, वो जब दोनों प्लेट टकराया तो वहां पे क्या है टेथिस भूसन्नति का अवसादी चट्टानों में बलन हुआ और पश्चिमी एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ है उनका निर्माण कार्य आज भी जारी है। तो ये कब हुआ, जब गोंडवाना प्लेट से क्या है टूटकर ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ और यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जाके जो है टेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लेटों की जो गति है वो प्रतिवर्ष आर्कटिक कटर के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में
5 से 18 सेंटीमीटर है। पूर्व में जो है भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे क्या कहते हैं, पैंजिया कहा जाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा जो प्लेट था, यानी कि एक ही प्लेट था सबसे पहले, उसे क्या है, पैंजिया कहा जाता था। और पैंजिया के जो उत्तरी भाग था, मतलब ये जो पार्ट है पैंजिया का, इसको क्या है, अंगारा लैंड कहा जाता था। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, है ना। और इसके बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में तेथिस सागर था। तो अब क्या है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में ही भाग भारत की आधार भूमि है। तो समझ गए, जो सबसे बड़ा भाग है इसको क्या, ये दो पार्ट में बट गया। पहले जो था ये पैंजिया था और दो पार्ट में बटा, तो कौन कौन सा, ऊपर जो अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच बीच में ये था, ये सब क्या था, ये तेथिस सागर था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो है 5 भागों में विभाजित हो गया था। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था ना, तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट किससे जाके मिल गया था, वो कौन से लैंड से जाके, अंकार यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। ऑस्ट्रिया का जो पार्ट था वो किससे, यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और वो फिर तेथिस सागर में जाके टकराया और वहां पे जो है तेथिस जो है भूसन्नति का निर्माण हुआ। भारत का जो वास्तविक जो लैंड है, वास्तविक जो अंश है, वो कौन सा है, हिस्सा है, भारत का आधार भूमि, वो गोंडवाना लैंड का ही अंश है। आगे पढ़ेंगे कि हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में जो है तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। और इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों में बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है समझने का, कि जब हिमालय, जब क्या है, ये टकराया जब ये प्लेट, तो क्या हुआ, बीच का जो एरिया है वो क्या है, कि हिमालय का क्षेत्र कहलाया। और हिमालय का क्षेत्र क्या है, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराया तो ये बीच का पार्ट है ऊपर उठ गया। और क्या है, उसके दक्षिण में जो है तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने, तो तेथिस का शेष भाग जो है नीचे मुड़ गया और उसी के अवसादों के निक्षेप के कारण जो है एक बहुत बड़ी द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। और इसके बाद क्या है कि उत्तरी पर्वत और दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद जो है द्रोणी के निक्षेप में जो है वो आके जमा होने लगा। और इसी से फिर क्या हुआ कि एक बड़ा समतल भूभाग का विकास हुआ और इसे भारत का विशाल मैदान कहलाता है। तो यहाँ ये इसको चित्र में समझाया गया है कि किस तरह से जो है बीच में जो है द्रोणी का निर्माण हुआ और इसी में जो है गाद सब आके बैठता गया और ये जो है फिर जाके बहुत बड़ा विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ वो प्रवाली निक्षेप के द्वारा हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो 11% है वो पर्वतीय भाग है, 28% जो है वो पठारी क्षेत्र है और 18% जो है वो पहाड़ी और 43% जो है वो भूभाग मैदानी है। तो इस डेटा को जो है याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी क्षेत्रफल है भारत का, उसका सिर्फ 11% ही क्या है कि पर्वतीय भाग है और 28% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। वहीं 18% जो है वो पहाड़ी है और सबसे ज्यादा जो है हिस्सा भारत में वो मैदानी भागों का है, जो कि 43% है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 900 मीटर के बीच है और इसके जस्ट विपरीत क्या है कि मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई जो है वो 160 मीटर से भी कम है। उत्तर के पर्वतीय भाग की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर से 600 मीटर तक की है। तो कितना है, ये उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में बताया है कि वहां का जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर से लेके 6000 मीटर तक। और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे भी हैं जिसका ऊंचाई जो है वो 8000 मीटर से भी अधिक है। तो आप लोग जानते हैं, जैसे इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, गॉडविन ऑस्टिन, इन सब के बारे में बताया गया है। इनमें से अधिकतर चोटियां जो है वो बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश भी जो है वो मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है और इनमें कश्मीर में जो है डल एवं उलट झीलें जो है वो अवशेष के रूप में इसके प्रमाण हैं। उत्तर के उच्च भूमि के मध्य में जो है हिमाचल है और 1000 मीटर से भी अधिक गहरी जो है वो गॉर्ज पाई जाती है। तो ये कहाँ है, जो हिमाचल का एरिया है
वहां पे 1000 मीटर से भी अधिक गहरी वाली जो है खाई या गॉर्ज पाई जाती है। और इन्हीं गॉर्जों में फिर क्या होता है, कई नदियां प्रवाहित होती है। और इस भूभाग के दक्षिण यानी कि जो शिवालिक का क्षेत्र है उसमें भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत जो है वो पमीर घाट से निकलकर कहाँ से जाता है, पूरब की ओर जाता है और दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को पार करने के उपरांत जो है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और जहां ये कहा जाती है, पटकोई, पटकोई कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं नागा जो है नागालैंड, और मणिपुर तथा लुसाई ये सब क्या है, मिजोरम के पहाड़ियों के नाम जो है। और यहाँ इसे क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो लुसाई है, नागा, पटकोई ये सब क्या है, तो ये मिजोरम के जो है पहाड़ियां या फिर ये सब सारी जो है पहाड़ियों के, पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम। हिमालय क्षेत्र में जो है कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती है। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बालटोरा, बियाको तथा बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी है। और इनमें जो है जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला और शिवकिला, उत्तरांचल में थागला और सिक्किम में नाथुला और जालेपला जो है वो ये क्या है, दर्रे का नाम है। और ये दर्रे जो है वो प्रमुख है। तो कौन कौन से है, तो जम्मू कश्मीर में जो है ज से जम्मू, ज से जोजिला और बुर्जिल। वहीं हिमाचल में क्या है, बड़ा लाचला है और शिवकिला है। उत्तरांचल में थागला है और सिक्किम में नाथुला है। सिक्किम में दो है, एक नाथुला है, एक जालेपाला है। उत्तर पर्वतीय भाग के जो है दक्षिण विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। इसकी औसत जो गहराई है वो 460 मीटर है। और इस समतल भूभाग के मध्य जो है अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है वो यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि जो है वो पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी क्षेत्र है और जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में जो है वो कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है वो 500 से 700 मीटर तक है। तो दक्षिणी पठार का जो दक्षिणी भाग में जो पठारी क्षेत्र है उसमें भी क्या है, बहुत छोटे छोटे पहाड़ियां हैं। और इस पहाड़ियों का औसत ऊंचाई कितना है, 500 से 750 मीटर तक। ये भारत के दक्षिणी भाग के बारे में बात की गई यहाँ पे। नर्मदा नदी जो है वो संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांट देती है। तो इसका जो है आंसर होगा वो नर्मदा नदी है। वहीं सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। उसी के दक्षिण में तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने क्या था कि संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। इन दोनों नदियों ने कौन सा मैदान क्या किया है, संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। और ये दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। और इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर जो है वो वहां पर विंध्याचल पर्वत है। कौन सी पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूरब में भी कई पहाड़ियां हैं। और पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट, तो ये कौन से, दक्षिण के जो है इसके बारे में बात हो रहा है कि जो पश्चिम में जो है वो पश्चिमी घाट है। और पूर्व में जो है उसमें पश्चिमी घाट में कौन कौन सा है, तो ये जो है पार्ट है वो पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को जो है इसके में जो पर्वत है वो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अगर भारत है और ये जो है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक पहला जो दर्रा है वो थाल घाट है, फिर भोर घाट है और पाल घाट है। और पूरब में जो है पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है नदियां बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में जो है उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का अन्नामलाई, पालकोंडा और बेलीकुंडा तथा तमिलनाडु का जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय, पलनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। तो उड़ीसा में कौन सा पहाड़ी है, महेंद्रगिरी है। आंध्र प्रदेश में नलामलाई है और पालकुंडा, बेलीकुंडा है। वही तमिलनाडु में कौन कौन सा है, अन्नामलाई। तमिलनाडु में अन्नामलाई है और आंध्र प्रदेश में नलामलाई है।
तो तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचामलाई, सीबराई, पलनी, बेलगिरी ये सब उल्लेख है। दक्षिण के पठार के जो है पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर जो है तटीय मैदानों का विकास हुआ और पश्चिम में ये मैदान जो है बहुत ही संकीर्ण एवं कटाछटा है, जबकि पूर्व में क्या है ये चौड़ा एवं समतल। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि दक्षिण के पठार पे जो है पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर जो है वो तटीय मैदान का विकास हुआ है। लेकिन इसमें भी एक क्या है लोचा है, क्या है कि पश्चिम में जो ये मैदान है वो काफी संकीर्ण है, मतलब पतला है और काफी कटा छटा भी है, जबकि पूर्व में क्या होता है कि ये हिस्सा जो है चौड़ा है और समतल है। कक्ष के रन में क्या होता है कि कक्ष का रन का मैदान जो है वो समुद्री निक्षेप में उद्यमन या अपलिफ्टमेंट से बना है, यानी कि जो कक्ष के रन का जो मैदान है वो समुद्र में जो भी उसका गाद या निक्षेप जमा होता गया और उसी से जो है वो अपलिफ्ट होकर बना है। उत्तर के विशाल मैदान में क्या है कि उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है और ये जो है मरुस्थल का ही एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु के दिशावत जो है लंबावत फैले हुए हैं। दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहां बालू के टीलों का ढाल जो है वो हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है, किंतु दूसरी ओर जो है इनका ढाल अधिक खड़ा होता है और इनकी ऊंचाई जो है 120 से 150 मीटर तक होती है। तो यहाँ पे जो बताया गया है किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है वो क्या है कि उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वो क्या है शुष्क प्रदेश है, यानी कि राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या गया है कि यहीं पे रेतों में क्या है कि बहुत सारे टीले मिलते हैं और ये टीले क्या होते हैं बालू से ही बने होते हैं। बालू कैसे बनता है कि जो वायु के दिशा के लंबावत जो है जो बालू है वो वायु के दिशा के लंबावत जो है वो फैले होते हैं और दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है वहां बालू के टीलों का ढाल जो है वो हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है। तो जिधर मतलब हवा चलती है वो क्या होता है कि एक जगह पे जाके जो है वो जमा हो जाती है और टीला का जो है रूप ले लेती है। तो क्या होता है कि एक तरफ जो होता है जहाँ पे जमा होता है एक तरफ तो वो लहरदार होता है और दूसरे तरफ क्या होता है कि इनकी जो है वो बहुत अधिक खड़ा ढाल होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 120 से जो है 150 मीटर तक होती है। यानी कि इसका जो अगर शेप हम लोग देखेंगे तो क्या कैसा होगा कि ये इधर से आके जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है और ये जैसे ये ऊंचा बन जाता है और फिर ये इस तरह से ऐसे जमा होता है। तो ये जो है ये बालू का एक टीला बन जाता है और इसका लगभग 120 से लेकर 150 मीटर तक जो है इसकी हाइट हो जाती है। अब जो है भारत के भौतिक विभाग या फिर फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे। तो सामान्य तौर पर हम लोग जो है भारत को 6 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, तो पहला जो है हिमालय पर्वत श्रेणी, यानी कि जो भारत है उसका जो है ऊपर वाला जो पार्ट है, भारत का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद का जो एरिया आता है वो क्या आता है उत्तर का विशाल मैदान और उसके बाद का जो क्षेत्र आता है वो आता है दक्षिण का पठार, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो है दक्षिण का पठार। और फिर क्या होता है कि ये इसी हिस्से में जो है कि ये तटीय मैदान आता है, फिर भारतीय मरुस्थल आता है और जो द्वीप समूह है वो उसको विभाजित किया है। तो इसी तरह जो है कि भारत का जो विभाजन है भौतिक विभाजन वो 6 भागों में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट की दृष्टि से वलित या मोरदार पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो सबसे नया पर्वत है अगर तो वो कौन सा है, हिमालय पर्वत है, कि ये बहुत ही अभी छोटा बच्चा है, नया है और ये भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। और ये किस तरह की पर्वत श्रृंखला है, यह एक वलित या मोरदार पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिस्सा है उसमें करीब 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त यानी कि चौप के रूप में फैला हुआ है। इस तरह की शेप में जो है ये फैला हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 5 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया। और ये विश्व की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल में मात्र जो है वो 160 किलोमीटर है।
तो इसकी जो चौड़ाई है, किसकी, जो हिमालय पर्वत के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कश्मीर के एरिया में, अगर ये कश्मीर का एरिया से ये जो फैल गया है तो यहाँ पे जो है ये 500 मीटर है। वही अरुणाचल में ये घटकर सिर्फ 160 किलोमीटर तक ही रह जाता है। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई में जो है सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं भी है और इसमें जो है सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम लोग महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब जो कंटिन्यूअस ऐसे पहाड़ बना ही हुआ है, ये महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। और ये सबसे उत्तरी भाग में है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता ये है कि इसी में जो है सर्वाधिक ऊंचे शिखर है और सभी जो है हिमालय के प्रमुख शिखर भी है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर वो क्या है, हमारे हिमालय में ही है और उसी में क्या आता है, और ये भी क्या है, सबसे उत्तर में है। तो सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है और ये कौन से देश में पड़ता है, नेपाल में आता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848। केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत में है और इसकी जो ऊंचाई जो है वो 8611 है। कंचनजंगा जो है वो भारत में आता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8598 है। और वही मकालू जो है, मकालू पर्वत श्रृंखला वो जो है नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8881 है। धौलागिरी पर्वत, इसे क्या, उसकी जो ऊंचाई है वो नेपाल, वो क्या है 8172 है और ये नेपाल देश में है। नंगा पर्वत जो है वो भारत में है और इसकी जो है 8124 जो है इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा ये क्या है, 8124 किलोमीटर ऊंचाई जो है वो मीटर में है, यानी कि अन्नपूर्णा जो है वो भारत में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है। कामेट जो है वो कहाँ है, कामेट भारत में ही है और ये 7756 जो है इसकी मीटर ऊंचाई है। नामचा बारवा जो है वो भारत में है और ये 7756, यानी कि कामेट और नामचा बारवा जो है वो इक्वल हाइट्स की जो है वो पर्वत श्रृंखला है। वही गुरुला मंदाता जो है वो नेपाल में है और ये जो है 7728 मीटर ऊंचा शिखर है। तो महान हिमालय का जो ऊपरी भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इससे क्या है कि बहुत सारी हिमानियों का जो है प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई है जिसे क्या कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी जो है कहा जाता है। तो इसको याद रखना है कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो महान हिमालय की ही एक श्रेणी है और जास्कर के उत्तर में जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी है और हिमालय के उत्तर में जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। और इसका जो है शिखर केटू जो है वो कहाँ है, ट्रांस हिमालय में ही है और इसी का जो शिखर केटू है या गॉडविन ऑस्टिन है भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर 8611 मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग महान हिमालय के समानांतर स्थित दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे क्या है, लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय भी कहते हैं, तो ये हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका जो निर्माण है वो अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई जो है वो 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत जो इसकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितना है, 1800 से लेकर 4500 मीटर तक है और इसकी जो है औसत चौड़ाई वो 50 किलोमीटर है। यहाँ एक खास बात है गौर करने की, जो कुछ चोटियां हैं, मतलब कुछ जो शिखर है वो 5000 मीटर से अधिक ऊंची है और यहाँ जो नदियां वो 1000 मीटर तक के गहरे गौड़ से होकर बहती है। तो ये इसकी खासियत है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में जो है वो 3-4 महीने लगातार बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो मौसम होता है वो शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो जैसे कि कश्मीर का पीर पंजाल श्रेणी है वो इसी भाग में जो है स्थित है। तो कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है वो इसी भाग में स्थित है, यानी कि कौन से भाग में स्थित है कि ये मध्य हिमालय की श्रेणी में आता है। और यहाँ के पर्यटन स्थलों में जो है वो कश्मीर की घाटी है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब जो है मध्य हिमालय में ही स्थित है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियां जो है वो घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है। तो कुछ घास के मैदान में क्या कौन कौन से, जैसे कश्मीर में मर्ग है, जैसे गुलमर्ग, हिलनमर्ग,
सोनमर्ग, ये सब जो है घास के मैदान है। और हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को जो है बाहरी हिमालय कहा जाता है। इसे उप हिमालय अथवा शिवालिक भी कहा जाता है। ये जो है हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है और ये पश्चिम में जो है पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 900 से 1500 मीटर के मध्य है और 1200 किलोमीटर इसकी जो है औसतन ऊंचाई है तथा चौड़ाई जो है कितना है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी जो है चौड़ाई है। तो ऊंचाई जो एवरेज में ऊंचाई कितना है 1200 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। 1200 कैसे निकला, मतलब जो छोटा है वो 900 तक में है और जो सबसे ऊंचा है वो 1500 मीटर तक भी जा सकता है। तो ये जो है हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है और इसके जो कुछ विस्तृत घाटियां भी है जिसे दून या द्वार कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, ये सब जो है नवीन पर्वतीय भाग है हिमालय का। बिहार में जो पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग है वो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है और बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर इसका विस्तार है और इन पहाड़ियों को जो है सोमेश्वर की पहाड़ियां कहा जाता है। तो उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त जो है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है और इस वर्गीकरण को जो है नदी घाटियों के सीमा पर जो है के आधार पर किया गया है। तो इस उदाहरण के लिए किस तरह से, जैसे सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय का भाग को क्या कहा गया है, पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है। तो ये जो हम लोग क्या है कि पहाड़ को तो हम लोग 3 भाग में बांटे ही है, लेकिन क्या है उसके अतिरिक्त हिमालय को भी क्या है अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक के इसमें इसको क्या हम लोग उत्तर से लेकर दक्षिण में बांटे थे, अब जो है इसको पश्चिम और जो है पूर्व तक में उसको वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे जो है अब यहाँ पे है समझने के लिए जी सबसे जो पश्चिम वाला भाग है ना, वो कौन सा है कि सतलुज से सिंधु के बीच का स्थित हिमालय को क्या है पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है। या जो कश्मीर हिमालय है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है जिस क्या है सतलुज तथा काली नदी के बीच का जो एरिया है, मतलब ये तो पहला हो गया, ये सतलुज और सिंधु के बीच S+S। अब जो है सतलुज S+K का जो एरिया है उसको क्या है हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो एरिया है वो K+ जो है T, मतलब काली प्लस तीस्ता जो है नदियों का बीच का क्षेत्र है, इसको नेपाल हिमालय या फिर तीस्ता या तथा दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये K+T काली प्लस तीस्ता का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता T+B का जो क्षेत्र है या फिर टी है ना, दिहांग का नाम ही क्या है ब्रह्मपुत्र है, तो T+D का जो है तो वो जो क्षेत्र है वो असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो सबसे पहले क्या S+S यानी कि सिंधु प्लस सतलज और ये क्या है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है। फिर S+K यानी कि सतलज प्लस काली, सतलज प्लस काली है और ये सतलज काली के बीच का जो है वो क्या है कुमायूं है। फिर काली क्या है तीस्ता के काली प्लस तीस्ता जो है T, तो काली प्लस तीस्ता का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय है और तीस्ता प्लस D यानी कि तीस्ता और दिहांग का जो क्षेत्र है, दिहांग का ही दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र है, तो वो जो है असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि किसी तरह से इसका वर्गीकरण किया गया जो हम लोग अभी पढ़े कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु एवं सतलज यानी कि S+S, वही हिमाचल प्लस कुमायूं हिमालय यानी कि सतलज एवं काली नदी के बीच S+K, नेपाल हिमालय K+T काली एवं तीस्ता नदी के बीच, वही असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग T+T। तो ये यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग जो है यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है वो दिहांग महाखंड यानी कि गॉड के बाद हिमालय की दक्षिण की ओर एक इसी तरह से ये बहती हुई जाती है, जैसे ये इस तरह का जो एरिया है, तो भारत के तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहाड़ियां जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में है और तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है उससे बनी है और ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। तो ये हम लोग आगे भी पढ़े थे कि पूर्वांचल में जो पटकोई, नागा, लुसाई और मणिपुर की जो पहाड़ियां है जिसे क्या है पूर्वांचल की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है, ये सब जो है शामिल है। और हिमालय की दक्षिणी ढाल जो है वो बहुत तीव्र है जबकि उत्तरी ढलाव जो है वो अपेक्षाकृत मंद है, इसीलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। तो ये हम लोग जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में पढ़े
और क्या है कि हिमालय के कितने पार्ट है उसको हम लोग समझे कि किस तरह से जो है सबसे उत्तर हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, फिर नवीन हिमालय है, और फिर उसको किस तरह से जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा में किस तरह से उसको विभाजित किया है 4 भागों में, है ना? पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में इसको भी पढ़ा। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।